तक। स्वागत है। देश में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो अपने कवायद में लगती हैं, अपने प्रयासों में लगती हैं, लेकिन ऐसे में कुछ और भी चीजें होती हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकर्षित होता है, खासतौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। इसमें जैन समाज एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। जैन समाज के संतों ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, और उसके पीछे का तर्क उनके जो संत हैं वो भी देते हैं। उनका कहना है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उन पर अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि ये लगातार होते रहे और ध्यान नहीं दिया गया, ये कब्जे हटाए नहीं गए, तो वो अपने 100 कैंडिडेट खड़े करेंगे। और उनका एक और कहना है कि अगर वो हम जिता नहीं सकते हैं तो हम हरा तो जरूर सकते हैं। बहरहाल इसे धमकी के रूप में लिया जाए, इसे सकारात्मक तरीके से लिया जाए या किसी और रूप में, और क्या ऐसे वक्त किसी समाज के द्वारा अचानक बात का जिक्र करना या मांग करना जायज है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश मंडलोई जी। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के वरिष्ठ नेता बालकृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को इस बात को कहने को मजबूर होना पड़ा कि मांगे नहीं मानी, उनके धर्मस्थल तीर्थस्थल यदि मुक्त नहीं करवाए गए तो वे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंकज जी, सर्वप्रथम आपके दर्शकों का अभिनंदन है। और ये विषय जो है ये आप मीडिया के माध्यम से आया और काफी दिन से चल रहा है। तो जिस प्रकार से गोमती गिरी है, गोमती गिरी में हमारे जो इंदौर के सांसद हैं डॉक्टर आदरणीय शंकर लालवानी जी, और भी का जो लोग हैं वो उसमें साथ में काफी जैन समाज के साथ बैठे हैं और गंभीरता से समाज का सहयोग कर रहे हैं, और वो कई बार गए भी हैं। क्योंकि अब ये विषय ये है, और वहाँ पर गुर्जर समाज भी कहता है कि वहाँ पर उनका भी कोई तीर्थ स्थल, वहाँ पे मंदिर है उनका पुराना, तो बाजू तो ऐसा कुछ आम राय बन जाए उसके लिए जैन जो पूरी भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और भारतीय जनता पार्टी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जैन समाज को जो स्थान है भाजपा के नजरिए में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमेशा सब सहयोग करना, भारतीय जनता पार्टी उनका आदर करती है, सम्मान करती है। क्योंकि आज आप देखिए भारत के अंदर नहीं विश्व के अंदर कोई सा भी ऐसा कैसी समुदाय देख लीजिए जो उस देश की जनसंख्या के अनुपात में 0.3-0.4% है, और ऐसा पूरे वर्ल्ड में आप चले जाएं, लेकिन वह भारत की एक आर्थिक उन्नति का आधार है। और भारत के अंदर जिस प्रकार से जो लगभग 24% का टैक्स, इनकम टैक्स जैन समाज के द्वारा आता है, जैन समाज कारपोरेट के क्षेत्र में बहुत मायने रखता, महत्व रखता है। और जीडीपी में, भारत की जीडीपी में भी काफी महती लगभग 40% का योगदान उनका है उस समुदाय का। तो एक ऐसा पूरा विश्व के अंदर इस प्रकार का समुदाय नहीं है। और ये कहेंगे कि लर्न, अर्न और रिटर्न, जो जैन समुदाय ने जैसे सीखता है और हमारे समाज में अर्न करते हैं, वो अर्न करने के बाद हमारे देश को रिटर्न करते हैं, संस्कृति को रिटर्न करते हैं। तो जैन समाज लर्न, अर्न एंड रिटर्न का एक जीता जागता उदाहरण है। पूरी भारत ही नहीं, दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी देश में इतनी कम जनसंख्या में कोई ऐसा समुदाय नहीं है, सिर्फ जैन समाज छोड़ करके, कि वो इतना आर्थिक रूप से इतना समुन्नत हो कि वो अब किसी भी देश की इकोनॉमी में इतना महत्वपूर्ण भूमिका रखता हो। तो आज जैन समाज की वह स्थिति, और जैन समाज के जो संत होते हैं उनका आदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आदर भाव से सम्मान करती है सभी संतों का, और जैन संतों का विशेष करके करती है। क्योंकि जैन संत जो हैं अप्रतिम है। हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसके संवाहक हैं। तो जैन संत भी उसमें आते हैं, क्योंकि
उसके बगैर जनसंघ के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते। बावजूद उसके उनको ये कहने को मजबूर होना पड़ा कि यदि उनकी समस्याएं हल नहीं हुई तो वो चुनाव में उतरे। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जैन संत जो हैं वो सभी लोग हैं और सभी दूसरे संत भी हैं, तो वो अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये बात सही है कि वो कह रहे हैं कि हम राजनीति में उतरना चाहते हैं। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो कभी भी किसी भी उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि कितने और भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं ही बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सभी संतों का सम्मान करती है और हमारे नेतागण, हमारे सांसदगण, इंदौर के सांसद जैसा मैंने आपको बताया, वो सभी लोग इस विवाद को सुलझाने के लिए संकल्पित हैं। बार बार मीटिंग भी ली है उन्होंने, वहां पर गए भी हैं, तीर्थ क्षेत्र पर गए भी हैं और वहां पर देखा भी उन्होंने सारा। और जैसा कि आपने देखा, पारस जैन जी ने भी कहा है, पारस जैन जी, अनिल जैन जी ने भी इस विषय को बताया। तो यही बात है कि जैन समाज के लिए भाजपा ये करना चाहती है, क्योंकि अब सबके साथ में चलना है, तो सभी, चाहे गुर्जर समाज हो, तो और भी अन्य समाज हैं, उन सबके साथ में जिसका जो सही चीज हो, सही निर्णय हो। और भारतीय जनता पार्टी जैन समाज के साथ भी है और ऐसा पहले भी प्रतिलक्षित हुआ है, आगे भी होता रहेगा। अच्छी बात आप कर रहे हैं जी। राजेश जी, सत्येंद्र जी ने तो अपनी बात कह रही है कि वो जो है किसी भी तरह से समाज को नाराज नहीं करना चाहते, खासकर वो संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन बावजूद उसके नाराजगी तो है, और नाराजगी इस लेवल पर है, इस स्तर पर है कि वो राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में ही शक्ति है। सांकेतिक रूप से कह रहे हैं वो, हमारे पास में ताकत है और हम ये दिखा सकते हैं यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि ऐसे वक्त संतों के द्वारा या समाज के द्वारा क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में लेते हैं आप? नहीं, आप गलत कह रहे हैं साहब, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। जैन समाज भारतीय समुदाय में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। व्यापार में जो भाई साहब ने अभी बताया कि अच्छा खासा टैक्स जैन समाज देता है। मैं भैया से एक ही सवाल करना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों में ये चीजें क्यों नहीं आई? धार्मिक स्थलों पर झगड़े, जातिवादी झगड़े, ये भाजपा के शासन में ही क्यों चालू हुए? पहले तो ये चीजें नहीं थी, और जब ये स्थिति बनी है तो इसको आपसी मेलजोल के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी सुलझाना चाहिए। और यदि जैन संत कह रहे हैं कि हम सदा से भाजपा के साथ थे और भाजपा से जुड़े रहे, उसके बाद हमारे साथ ही हो रहा है, तो जाहिर है उनका गुस्सा, वो प्रताड़ित होकर अपनी बात रख रहे हैं। जी, आपको लगता है कि कोई गलत बात नहीं है यदि वो बात कर रहे हैं कि अगर नहीं किया तो वो चुनाव में राजनीति में आएंगे? आएंगे, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, अपने आप को लोकतंत्र में चुनाव में लाने का पूरा अधिकार है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन से संतुष्ट नहीं है और राजनीति में आना चाहे तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं, वो कांग्रेस से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि खुद एक ताकत बने। मेरे तक जो समाचार आया, आपका ही समाचार एक आया था, उसमें ये लिखा था कि हमने सरकार बनाई है, हमने सहयोग से सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारे साथ यदि ये व्यवहार होता है, हमारे साथ यदि ये व्यवहार होता है तो हम हमारे स्वरूप को खड़े करेंगे, जो जीत तो नहीं सकते बाकी भाजपा को हरा देंगे। सकते। अच्छी बात कर रहे हैं बालकृष्ण शर्मा जी, क्योंकि आप तो आप पार्टी से हैं, बहुत अच्छा रूप से बात कर सकते हैं। एक सीधा सा सवाल है कि यदि कोई नाराज होगा, यदि कोई परेशान होगा, तो क्या वो इस हद तक आ सकता है कि भाई हम, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको हरा देंगे? क्या आपको लगता है कि जैन समाज का अपना सम्मान है, संतों का अपना सम्मान है, लेकिन ऐसे वक्त जबकि 4 महीने रह गए हैं चुनाव को, ऐसे में ये दबाव बनाना कि आप जो है 100% कुछ वहां पर मसला है, गवर्नमेंट का मसला है, यदि तो वहां पर गुर्जर समाज का भी कोई हक बता रहा है, वो क्या मसला है ये अलग समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये इस वक्त आपको लगता है कि ये प्रेशर बनाने वाला मसला जो है किस हद तक सही मानते हैं? ऐसा है भाई साहब, इस वक्त राजनीति की दृष्टि से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैन समाज का हमारे देश में विशेष योगदान है जी। हमारे जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला समाज, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित समाज,
अल्पसंख्यक आयोग भी बनता है तो जैन समाज को कितनी जगह दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं दी जाती। आदरणीय प्लक्षरी महाराज जी ने जो घोषणा की है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है। पूजनीय संत अपनी बात की वापस तो होंगे नहीं, चुनाव तो वो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपके समाचारों के माध्यम से ही मुझे पता चला कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 100 सीटें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जी, कैसे? शायद आवाज नहीं जा पा रही शर्मा जी को के पास। सत्येंद्र जी, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। 5 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में जैन समाज के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि नुकसान जो है वाकई भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा? देखिए पंकज जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो सहयोग तो करने, ऐसा तो नहीं है कि उनका सहयोग नहीं कर रही है, सहयोग कर रही है, लेकिन हर चीज की एक सीमाएं होती हैं, शासकीय प्रक्रिया होती है और उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जिस प्रकार से आप देखिए, शिवराज जी हर कार्यक्रम में जाते हैं जैन समाज के और जैन गुरुओं के, तो वो क्या कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है बार बार कि उनका जो दिन की प्रारंभ होता है वो आचार्य विद्यासागर जी का नमन करने के बाद में, उनका स्तवन करने के बाद ही प्रारंभ होता है। और आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार भी चलते हैं, गौशालाओं को दिया जाता है। और इसी प्रकार से एक विद्यासागर डेयरी फार्मिंग योजना भी है, जिसमें कि 1 करोड़ तक के ऋण भी दिया जाता है, कोई डेयरी उद्योग स्थापित करता है तो उनके लिए। तो इस प्रकार से जैन, और बहुत सारी जगह आपने देखा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है जैन समाज के सारे कार्यक्रमों में और सब जगह जहाँ कीर्ति स्तंभ है और सारी जगह जमीन भी बहुत सारी जगह देती आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी आए थे कुछ समय 4-5 साल पहले मध्य प्रदेश आए, भोपाल आए, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए भी आए थे, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया। समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी खजुराहो लोकसभा से आते हैं, तो खजुराहो में भी कई बार वो हमारे धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेने जाते हैं और वहाँ की समस्याओं को भी निराकरण करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता मुझे और कि भारतीय जनता पार्टी को जैन सभी का समुदाय, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, मैं ये बात कह दूं कि जैनों के लिए अगर कोई पार्टी है, जैन समाज के या सभी अल्पसंख्यक बंधुओं के या भारत के सभी लोगों की संरक्षा करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से देखिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, तो समान नागरिक संहिता पर मैंने आपके माध्यम से और कई सारी जगह भी यह बात रखी है और वहाँ राष्ट्रीय विधि आयोग जो है, नेशनल लॉ कमीशन है, उसको भी यह बात पहुंचा दी गई है कि हम जो UCC का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, अभी जो ड्राफ्ट बन रहा है, उसकी फिर संसद में चर्चा होगी उस पर, उसके बाद में उस पर कानून बनेंगे, बिल पेश होगा, फिर अधिनियम बनेगा। तो जो अभी ड्राफ्ट बन रहा है, प्रारूप तैयार हो रहा है, उस प्रारूप के अंदर मैंने ये सुझाव पहले भी दे दिया है और आपके माध्यम से भी उन सभी को जा रहा है कि कम से इस प्रकार का UCC का जो प्रारूप बनाया जाए, उसमें हमारे जो भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, जो सभी संत आते हैं, जिसमें जैन संत आते हैं, दिगंबर समुदाय के संत होते हैं और इसी प्रकार से हमारे नागा साधु होते हैं, तो उनके लिए भी एक स्थान रखा जाए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि स्वच्छता अधिनियम बना था हमारा जब 2015-16 में, तो स्वच्छता अधिनियम में अधिकारियों ने बनाया, उसमें गलती कर दी थी कि खुले में शौच, देखिए शौच साधु का एक बहुत आवश्यक क्रिया होती है और वह क्रिया जीव हिंसा से बचने के लिए वह मुक्त खुले वातावरण में करते हैं, प्रासुक भूमि होना चाहिए। तो उसको, उस विषय को भी हमने संज्ञान में लिया था और उसमें स्वच्छता अधिनियम के अंदर उस नियम को, क्लॉज को हटाया था। उसमें लिखा गया था कि जो भी साधु हैं, चाहे वो जैन समाज के हों, हमारे शैव पंथ के, शक्ति पंथ के साधु हों या अन्य साधु हों, वो अगर साधुओं के लिए एक्सक्लूजन रखा था। इसी प्रकार का एक्सक्लूजन हमने इसमें भी शासन को, लॉ कमीशन को दिया है राइटअप में, और शासन को कि भाई इसमें हमारे जो भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं साधु, हमारा जैन दर्शन है, हमारा शैव दर्शन है, शक्ति दर्शन है और ये सभी दर्शन, बौद्ध दर्शन है, तो उसके बौद्ध दर्शन, सब सिख दर्शन है, इसके प्रतिपादक हैं, इसको सब बढ़ाते हैं आगे, तो वो साधु होते हैं। तो साधुओं के लिए भी कई बार अधिकारी लोग जो गलती कर देते हैं, जिनको इतना ध्यान नहीं रहता, तो इस प्रकार से ऐसा कोई नियम ना बने जिससे कि हमारे जैन साधुओं के ऊपर कोई समस्या आए। सम्मान जो है, साधु और संतों का सम्मान जो है आप रखते हैं, और ये आपने कहा कि
या अमेंडमेंट भी के लिए भी आपने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सवाल ये यही हमने उठता है कि निवेदन किया है। निवेदन किया है, उसके बावजूद भी नाराजगी तो व्यक्त होती है। राजेश जी, एक अलग तरह का सवाल उठ रहा ये है किसी मुझे दल कि ने नहीं किया पंकज जी, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जी, जी, आगे भी हम बिल्कुल, लोग ऐसे काफी सारे सुधार जो आपको बताए, देखिए स्वच्छता अधिनियम है तो वह उसमें सत्येंद्र काम जी, किया गया है। सवाल यही है, सत्येंद्र जी, की उसके बावजूद भी नाराजगी के सामने आती है और इस दर्जे की आती है कि उस पर जो है हमें डिबेट भी करनी होती है। राजेश जी से बात करना चाहेंगे। राजेश नहीं, जी, विषय तो बनता है लगता है क्योंकि कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में जैन समाज का बहुत बड़ा स्थान है, तो डिबेट निश्चित का निश्चित स्थान और हर जगह चर्चा का विषय तो बनता है वो। जी जी। राजेश जी, आपको लगता है कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हुआ करती, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हवाएं कुछ और चल रही हैं। अब आप पार्टी भी मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। एक तेलंगाना की बीआरएस पार्टी है, वो भी अब मैदान में आने कूदने की बात कर रही है। इसके बाद में जयस भी मैदान में आने की बात कर रही है। अब से जो जैन समाज है, दिगंबर जैन समाज, जो भी बात कर रहा है। आपको लगता है कि अब वैसा समय रहा नहीं है, अलग अलग पार्टियां जो है मैदान में आने को तैयार हैं, इसे किस रूप में देखते हैं आप? मैंने आपसे यही कहा पंकज जी की लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जितनी पार्टी आ रही है सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस अपना स्टैंड लेके जो चलती है सर्वधर्म समभाव, उस पर सदैव कायम रहेगी, कायम है और कायम थी। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम सबका स्वागत करते हैं। आज लोगों ने पिछले 20 सालों में, मध्य प्रदेश में 18 सालों में देख लिया है कि क्या हालात पैदा हो रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। ये एक नया कहो, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भूमिका रही तो ये चीज बाहर निकल के आई और दो समुदाय के बीच एक विवाद की स्थिति बन गई है। अब प्रशासन और शासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मुद्दों पर लंबी बहस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मुद्दे तत्काल निपटाना चाहिए। जहां जैसा सामंजस्य हो सकता है करें। जैन समाज एक सहिष्णु समाज है, बहुत अहिंसा का प्रवर्तक है। वो अपनी बात अहिंसक तरीके से ही रखेगा। तो जैन मुनि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं उनका। या तो ये तत्काल उन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेके निपटाएं, और नहीं तो जो जैन मुनि कह रहे हैं उनका स्वागत। निश्चित रूप से अब सरकार को तो ध्यान देना ही होगा, सत्येंद्र जी कह भी रहे हैं बचत होगी, लेकिन अभी सवाल मेरा अहम राजेश जी ये है कि तत्काल ध्यान देना होगा। तत्काल ध्यान देना होगा। लेकिन राजेश जी, क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आएगी तो वो भी आपके ही वोट काटेंगी? तेलंगाना की पार्टी आ रही है जो है, कह रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। जो ये पार्टियां हैं तो कांग्रेस को तो सबके अस्तित्व को तो खतरा पैदा हो गया है। देखिए साहब, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस ने किया है, 50 साल शासन रहा कांग्रेस का। इस देश को, इस प्रदेश को जो कांग्रेस ने दिया है वो ये लोग नहीं दे पाए, तो इस तरह के लोगों को खड़ा कर दिया है। ओबीसी आए या कोई और भी आए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश का मतदाता, भारत का मतदाता जान चुका है कि कांग्रेस इस देश में, इस प्रदेश के लोगों को जो सपोर्ट, जो सहयोग दे सकती है वो कोई पार्टी नहीं दे सकती। इसका एहसास 9 साल की केंद्र सरकार में और 18 साल की मध्य प्रदेश सरकार ने ये साबित कर दिया है। जी, चलिए बालकृष्ण शर्मा, इससे बात करते कुछ समय चुकी कम है। बालकृष्ण जी, आपको लगता है कि आप सबका आना, आप पार्टी का आना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आना, तेलंगाना की बीआरएस पार्टी की आहट का होना, अब जैन समाज का कहना, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कुछ नया होने वाला है? मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ नया होने वाला है। अभी 1 तारीख को जो ग्वालियर में हमारी रैली संपन्न हुई, कोई भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित था। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक जी, हमारी रानी अग्रवाल जी ने बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर दिया है, इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। मध्य प्रदेश में तो कैसे फेंकेंगे? तरीके क्या होंगे आपके? भाजपा चूंकि लंबे समय शासन कर रही है, बीच में 15 महीने के जरूर कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो
लाडली लक्ष्मी योजना चली रही थी, लाडली बहना बहना योजना आ गई है, किसानों को जो है वो खातों में पैसा पहुंच रहा है। काफी हर जोर प्रयास तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, फिर कैसे उखाड़ फेंकेंगे? हम अपनी योजनाओं से उखाड़ फेंकेंगे सर। हमारी पंजाब की योजना देखिए आप, हमारी पंजाब की योजना देखिए, एक बार में बिलों का संशोधन कर रहे हैं। हमारी दिल्ली की योजना देखिए आप, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा नीति, दिल्ली के स्कूलों का मॉडल देखिए आप, और मध्य प्रदेश के स्वराज के स्कूल देखिए आप। मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार, मध्य प्रदेश राज्य को आज हमारे मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पंकज जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। व्यापम घोटाले वाला मध्य प्रदेश, व्यापम घोटाले वाला मध्य प्रदेश, वही मध्य प्रदेश में जा रहे हैं आप आम सभा करने। मध्य प्रदेश बदनाम हो गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लाए हैं वो सफल नहीं होने वाली है, वो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी बल से चुनाव लड़ेगी। सत्येंद्र जी, चूंकि संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आप, इतने निश्चित रूप से काफी आरोप तो दोनों ही पक्ष के आप पर आए हैं। आपको लगता है कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत बेहतर करने वाली है? आप 200 के पार की बात 200 के आसपास की बात आप कर रहे हैं, तो क्या, मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या वो मुख्य बिंदु है जिस पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ में? देखिए पंकज जी, निसंदेह करेगी और 200 पार का जरूर बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखिए केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से विफल हुई है। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पंजाब में देखिए इनके मंत्री जो गिरफ्तार हो गए रिश्वत लेते हुए, विजय सिंगला आज जेल के अंदर हैं। इनके जो मंत्री जो है मनीष सिसोदिया शराब कांड में कितने बुरी तरीके से गए, क्यों शराब नीति लेके आए ऐसी? 2.5% कमीशन मिलता था, वो कमीशन को 12.5% कर दिया। 30 करोड़ रुपए खाऊ गली कंपनी करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको वापस कर दी उसकी। तो ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त रही है। जबकि ये बहनों की बात कर रहे हैं। हमने इस साल का जो बजट है 3,14,000 करोड़ का जो बजट था, भारतीय जनता पार्टी ने 3,14,000 करोड़ के बजट में 35% का बजट महिलाओं के लिए रखा है। हमने 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहना बना दी है, 45 लाख से ज्यादा लाडली बहना हो गई है। लाडली बेटी लक्ष्मी है हमारी। हमने 6 लाख से ज्यादा बहनों को शादियां कराई हैं। हमने तीर्थ यात्रा से तीर्थ दर्शन कराया। हमने 3 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश किया, उद्योगों का जाल बुन दिया। 4.5 लाख किलोमीटर की सड़कें बना दी, 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी। तो हमने जाल बिछाया है, उद्योगों का जाल बिछाया है, रोड का जाल बिछाया है। समय कम है, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, बहुत संक्षेप में, इनको दूसरे का फटा तो दिख रहा है, अपना फटा नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, डंपर देखिए घोटाले तो कांग्रेस ने किए। दिग्विजय सिंह जी का घोटाला था। व्यापम घोटाला के सूत्रधार दिग्विजय सिंह जी रहे हैं। व्यापम घोटाले के सूत्रधार दिग्विजय सिंह जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी ने उसको लेके आए, उस पर जांच कराई, उस पर सीबीआई जांच हुई। क्या बात करते हैं आप? अब सवाल जरूर उठता है। सत्येंद्र जी, राजेश जी, बहुत सारा धन्यवाद। बालकृष्ण शर्मा जी, हमसे बातचीत हुई, लेकिन खास बात यही है कि सेन समाज की नाराजगी का क्या रुख होता है, क्या परिणाम होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूरी है कि उस समाज ने जो है नाराजगी, संतों ने नाराजगी व्यक्त करी, बता दिया है कि उनकी समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते हैं सरकार को लग चुका है सर।